नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं प्रीति सिंह। किसी भी देश में सही मायनों में विकास तभी संभव है जब उस देश में मजबूत और टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर हो। मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर टिकाऊ विकास की पहली शर्त है। बिजली, सड़क, रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में सुधार। इंफ्रास्ट्रक्चर के मजबूत होने से दूसरे सेक्टर में भी तेजी मिलती है। माना जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जीडीपी का 1% निवेश किया जाए तो जीडीपी 2% बढ़ेगी। थोड़ी देर से सही भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस बढ़ा है और इसके नतीजे भी दिखने लगे हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बन चुका है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे अधिक ऊर्जा खपत वाला देश है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन बाजार बन चुका है और यहां लॉजिस्टिक्स मार्केट 2025 तक 320 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में तो गिने चुने देश ही भारत से आगे हैं। सरकार की कोशिशों का ही नतीजा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक गतिविधियों के इकोसिस्टम को बढ़ावा देने की राह सशक्त हुई है। आज के कार्यक्रम में आपको रूबरू कराएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की कहानी से। 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने का संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा है। इसके लिए आज उनके सशक्त नेतृत्व में भारत विकास के लिए नवीन और टिकाऊ बुनियादी ढांचा तैयार कर रहा है। हर क्षेत्र में देश नित नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। ऊर्जा और परिवहन समेत बुनियादी ढांचे में बड़ा निवेश हो रहा है। किसी अर्थव्यवस्था का बुनियादी ढांचा उसकी प्रगति को आगे बढ़ाने और उसके भविष्य के विकास की संभावनाओं के लिए मंच तैयार करने में सबसे महत्वपूर्ण है। 40 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए भारत 2047 के विजन को हासिल करने और विकासशील अर्थव्यवस्था से विकसित अर्थव्यवस्था में आने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास महत्वपूर्ण है। कोविड-19 महामारी और दुनिया के डिजिटलीकरण के बाद अब ध्यान न केवल भौतिक बुनियादी ढांचे पर है बल्कि डिजिटल और सामाजिक बुनियादी ढांचे पर भी है। सरकार भारत की बुनियादी ढांचे की जरूरतों पर विशेष ध्यान दे रही है और इस संबंध में विभिन्न योजनाएं और नीतियां विकसित की हैं। 2019 में शुरू की गई नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन 102 लाख करोड़ रुपए की ऊर्जा, सड़क, रेलवे और शहरी विकास परियोजनाओं सहित सामाजिक और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर जोर देती है। इसमें केंद्र और राज्यों का योगदान 40% के बराबर है, जबकि निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 21% है। NIP को PM गतिशक्ति मास्टर प्लान की ओर से सहयोग किया गया है, जो भारत के लॉजिस्टिक्स नेटवर्क में सुधार के लिए समर्पित है। भारत के बजट 2023-24 में भारत सरकार ने बुनियादी ढांचा क्षेत्र में खर्च बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। 2019-20 में अपने खर्च की तुलना में अपने बुनियादी ढांचे के खर्च को सकल घरेलू उत्पाद के 3.3% तक लगभग 3 गुना कर दिया। बजट में समग्र मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए महत्वपूर्ण मानी जाने वाली 100 परियोजनाओं के लिए 75,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। राज्य और केंद्र के बीच बेहतर समन्वय के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को बुनियादी ढांचे में निवेश करने में मदद करने और बुनियादी ढांचे के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण की अवधि बढ़ा दी है। सरकार ने घोषणा की है कि प्रति वर्ष 10,000 करोड़ रुपए के खर्च के साथ टियर 2 और टियर 3 शहरों में शहरी बुनियादी ढांचा बनाने के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण की कमी के उपयोग के माध्यम से एक शहरी बुनियादी ढांचा विकास कोष स्थापित किया जाएगा। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए समाज के समग्र विकास के लिए कई हितधारकों की भागीदारी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार भारतीय बुनियादी ढांचा क्षेत्र मुख्य रूप से सार्वजनिक निजी भागीदारी दृष्टिकोण का उपयोग करता है। भारत ने उच्च प्राथमिकता वाली सार्वजनिक उपयोगिताओं और बुनियादी ढांचे की डिलीवरी के लिए एक मजबूत PPP कार्यक्रम बनाने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाया है। कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में लगभग 2000 PPP परियोजनाओं के साथ भारत का कार्यक्रम विश्व बैंक के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक है। PPP के तहत बुनियादी ढांचे को
बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल के तहत विकसित किया जाता है और निजी क्षेत्र को बुनियादी ढांचे को प्रभावी ढंग से बनाने और बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि अधिक से अधिक लोग इसका उपयोग करें, जिससे निजी क्षेत्र को राजस्व मिलेगा। सरकार ने पीपीपी के तहत बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए 16 से अधिक विभिन्न मंत्रालयों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की सलाह दी है। वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के लिए एक निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला बनाने का लक्ष्य है। 2022 में घोषित राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का लक्ष्य भारत में लॉजिस्टिक्स लागत को 10% से कम करना और लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक रैंकिंग में दुनिया के शीर्ष 25 देशों में से एक बनना है। इसके लिए सरकार ने परिवहन क्षेत्र से संबंधित सभी डिजिटल सेवाओं को एक ही पोर्टल में प्रदान करने के लिए यूनाइटेड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म यानी यूलिप लॉन्च किया है, जिससे सभी के लिए एकल पहुंच पॉइंट बनाया जा सके। रेलवे, जो भारत के समग्र बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण है, को नई सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों के विकास के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य कनेक्टिविटी बढ़ाना और रेलवे पटरियों के उन्नयन और रखरखाव को सक्षम बनाना है। उच्च गति यात्रा के लिए रेलवे क्षेत्र के लिए यह आवंटन एक दशक पहले की तुलना में लगभग 9 गुना है। रेल मंत्रालय 97,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से अब तक 1,724 किलोमीटर से अधिक ट्रैक के साथ 2 समर्पित माल ढुलाई गलियारे, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर विकसित करने की प्रक्रिया में है। ये माल गलियारे लुधियाना और मुंबई जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय विनिर्माण केंद्रों को महत्वपूर्ण बंदरगाहों से जोड़ रहे हैं, जिससे इन समर्पित लाइनों पर माल परिवहन किया जा सके, जिससे यात्री ट्रेन नेटवर्क मुक्त हो जाएगा और भीड़ कम हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप रेलवे के समय का प्रदर्शन में सुधार होगा। भारत आज जम्मू और कश्मीर राज्य में चिनाब ब्रिज जैसी महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं लागू कर रहा है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे आर्च रेलवे पुलों में से एक है, जो पूरे ब्रॉड गेज भारतीय रेलवे लाइन के साथ उच्चतम ऊंचाई पर बनाया गया है। ये पुल भारतीय इंजीनियरों की अपार प्रतिभा को प्रदर्शित करता है। सरकार ने परिवहन बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता दी है। रेलवे के साथ साथ नए एक्सप्रेसवे विकसित करने के लिए बजट में परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का आवंटन पिछले वर्ष की तुलना में 36% बढ़ गया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जैसे कई नए एक्सप्रेसवे हाल ही में दौसा लालसोट खंड के लॉन्च के साथ बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को सड़क कनेक्टिविटी योजना के तहत विकसित किया गया है, जिसने शहरों के बीच यात्रा समय को कम करने के साथ साथ आपस में जोड़ने का कार्य किया है। ऐसी ही एक योजना कृषि उड़ान की है, जो किसानों को उनके खराब होने वाले सामानों के परिवहन में मदद करने के लिए शुरू की गई है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण भारतीय मालवाहक विमानों और P2C यानी यात्री से कार्गो विमानों के लिए लैंडिंग, पार्किंग, टर्मिनल नेविगेशनल लैंडिंग शुल्क और रूट नेविगेशन सुविधा शुल्क की पूर्ण छूट प्रदान करता है। इस योजना का कार्यान्वयन विमानन क्षेत्र RCS उड़ान है, जो कम यातायात वाले मार्गों पर हवाई कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए एयरलाइनों को प्रोत्साहित करता है। निजी क्षेत्र ने नए हवाई अड्डों के निर्माण और संचालन के लिए सरकार के साथ साझेदारी की है, जिसके परिणाम स्वरूप 2024 के अंत तक हवाई अड्डों की कुल संख्या 200 होने का अनुमान है। ये हवाई अड्डे भारत में आगामी वाणिज्यिक केंद्रों की सेवा कर रहे हैं, जिससे एयर कार्गो परिवहन सुविधा का उपयोग बढ़ रहा है और किसानों को सशक्त बनाया जा रहा है। इसी तरह शिपिंग मंत्रालय सागरमाला योजना के तहत शिपिंग को बढ़ावा देने और व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए PPP मॉडल के तहत पूरे देश में अंतर्देशीय जलमार्ग नेटवर्क विकसित कर रहा है। लगभग 56 बंदरगाह कनेक्टिविटी परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 33 बंदरगाह आधारित औद्योगिकरण परियोजनाओं के पूरा होने के साथ साथ 69 कार्यान्वयन के अधीन हैं।
सरकार ने डिजिटल इंडिया योजना और दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास निधि जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से डिजिटल बुनियादी ढांचे में प्रगति को लागू करने में भी काफी प्रगति की है। 2015 और 2021 के बीच ग्रामीण इंटरनेट सब्सक्रिप्शन में 200% की वृद्धि हुई है, जबकि शहरी क्षेत्रों में 158% की वृद्धि हुई है। यह इस बात का प्रमाण है कि ग्रामीण और शहरी कनेक्टिविटी जोर पकड़ रही है। 2019 से 21 के बीच शहरी क्षेत्रों में 92.81 मिलियन की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में 95.76 मिलियन इंटरनेट ग्राहक जुड़े हैं। भारत के बुनियादी ढांचे का सामूहिक विकास भारत की आर्थिक वृद्धि को प्रगति देता है। श्रम, वस्तुओं की बढ़ती मांग और बुनियादी ढांचे पर पूंजीगत व्यय के साथ औद्योगिक विकास में वृद्धि हुई है। लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी में सुधार से व्यापार को लाभ होता है और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में सुधार और प्रति व्यक्ति आय में समग्र वृद्धि के साथ जीवन की बेहतर गुणवत्ता से जनता को लाभ होता है। इस प्रकार भारत वास्तव में 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने सपने को साकार कर सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवेज माल और यात्रियों की कुशल आवाजाही को सक्षम करके और बाजारों तक पहुंच में सुधार करके देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेशनल हाईवेज के निर्माण की जो औसत गति है वो 2014 से 143% बढ़कर 28.3 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क 2014 के मुकाबले इसमें 60% की बढ़ोतरी हुई है। कहा जाता है जब एक सड़क बनती है तो अपने साथ कई सपने भी लेकर आती है। सपने विकास के, सपने रोजगार के, सपने जुड़ाव और सपने खुशहाली के। आज देश भर में तेजी से फैलता रेल और सड़कों का जाल एक बड़ा कदम है उन आंखों के सपनों को पूरा करने की ओर जो बरसों से उम्मीद लगाए बैठे थे। अगले 10-12 साल में भारत का सड़क बुनियादी ढांचा विकसित देशों के सड़क बुनियादी ढांचे के बराबर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और अन्य सड़कों को मिलाकर अभी लगभग 66.71 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क है, जो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है। नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई दिसंबर 2023 तक 60% बढ़कर 1,46,145 किलोमीटर हो गई, जबकि वर्ष 2014 में इसकी लंबाई 91,287 किलोमीटर थी। 4 और उससे अधिक लेन के राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 2.5 गुना होकर दिसंबर 2023 में 46,179 किलोमीटर हो गई, जो 2014 में 18,387 किलोमीटर थी। उच्च गति के गलियारों की कुल लंबाई 2014 में 353 किलोमीटर थी, जो 2023 में बढ़कर 3,913 किलोमीटर हो गई। भारतमाला परियोजना चरण 1 की स्थिति की बात करें तो 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 550 से अधिक जिलों में कुल 34,800 किलोमीटर की लंबाई शामिल है। प्रदान की गई लंबाई 27,384 किलोमीटर है और निर्मित लंबाई 15,000 किलोमीटर से अधिक है। पहले चरण को वित्तीय वर्ष 2027-28 तक पूरा किया जाना है। सड़क मंत्रालय ने 2023-24 में दिसंबर तक 6,217 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया है। मंत्रालय का राजमार्ग निर्माण पर खर्च 2014 से 2023 में 9.4 गुना बढ़कर 3.17 लाख करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। मंत्रालय वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान देश भर में रिकॉर्ड 13,813 किलोमीटर लंबे हाईवे बनाएगा। मंत्रालय का लक्ष्य 2023-28 तक 2 लेन से कम राष्ट्रीय राजमार्गों को मल्टी लेन में बदलने का है। सड़क मंत्रालय का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष में असेट मोनेटाइजेशन के माध्यम से
40,000 करोड़ रुपए जुटाने का है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल कर के रूप में चालू वित्त वर्ष में अभी तक 18,450 करोड़ रुपए जुटाए हैं। प्रदूषण से निपटने और पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी लाई गई, जिसके तहत भारत में 44 रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैप यूनिट्स चालू हैं, जबकि 19 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों ने रियायत और मोटर वाहन कर की घोषणा की है। नीति के तहत अभी तक 50,000 वाहनों को कबाड़ में बदला जा चुका है। वहीं 10 साल में रेलवे ने कई बेहतरीन उपलब्धियां हासिल की हैं। रेलवे बजट में 30 गुना बढ़ोतरी हुई है। नई रेलवे लाइनों पर भी सरकार ने काम खूब किया है। साल 2022-23 में प्रतिदिन 14 किलोमीटर ट्रैक बिछाया गया और इस साल 16 किलोमीटर ट्रैक प्रतिदिन बिछाने का लक्ष्य है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। भारतीय रेल को देश की लाइफलाइन कहा जाता है। इसकी ठोस कारण भी है। देश में करीब 2 करोड़ 40 लाख से ज्यादा लोग रोजाना रेल की यात्रा करते हैं। जितने लोग भारत में रोज रेल में यात्रा करते हैं, उतनी दुनिया के बहुत से देशों की जनसंख्या भी नहीं है। ऐसे में आप खुद देश में रेल के महत्व का अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं। आज संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत के पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। रेलवे द्वारा 1200 यात्री एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन किया जाता है। भारतीय रेलवे से प्रतिदिन 2 करोड़ यात्री और सालाना 800 करोड़ यात्री सफर करते हैं। पिछले 10 सालों में रेलवे ने आधुनिक स्टेशनों, आधुनिक ट्रेनों और आधुनिक तकनीक के साथ आधुनिकीकरण के युग की शुरुआत जारी रखी है। बात रेलवे लाइनों के इलेक्ट्रिफिकेशन की हो या रेलवे स्टेशनों के जीर्णोद्धार की, नई ट्रेनें चलाने की हो या यात्री सुविधाओं में विस्तार की, रेलवे ने चौतरफा प्रगति की है। 2013-14 में रेलवे के लिए बजट 29,000 करोड़ रखा गया। वहीं वर्ष 2023-24 के लिए 2.4 लाख करोड़ कर दिया गया। 2014 से 23 के बीच जर्मन रेलवे के बराबर 25,434 किलोमीटर रेलवे ट्रैक जोड़ा गया है। नई रेलवे लाइन पर मोदी सरकार में काम खूब हुआ है। नई रेलवे लाइन में 75% की वृद्धि हुई, जहां 2004 से 2014 के दौरान करीब 15,000 रूट किलोमीटर रेलवे ट्रैक का काम किया गया, जबकि 2014 से 2023 में 25,871 रूट किलोमीटर ट्रैक बिछाने का काम किया गया। 2014 के बाद से रेलवे विद्युतीकरण परियोजना पर खर्च की गई राशि 5 गुना बढ़ गई है। साथ ही अमृत भारत योजना के तहत अब तक विकास के लिए 1,300 से अधिक स्टेशनों की पहचान की गई। 2,513 किलोमीटर की कमीशनिंग सुरक्षा प्रणाली कवच को 1,465 रूट किलोमीटर और 139 लोकोमोटिव पर तैनात किया गया है। रेलवे विद्युतीकरण 94% तक बढ़ गया है। मानक रहित रेलवे क्रॉसिंग हटा दिए गए हैं और सुरक्षा उपायों को बढ़ाया गया है। बायो टॉयलेट्स, जीपीएस आधारित ट्रैकिंग सिस्टम और ऑनलाइन रिजर्वेशन प्लेटफॉर्मों की शुरुआत ने यात्रियों के अनुभव को क्रांतिकारी रूप से बदल दिया, जिससे ट्रेन यात्रा को सुरक्षित, स्वच्छ और अधिक कुशल बनाया गया। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जैसी पहल और वंदे भारत एक्सप्रेस और नमो भारत जैसी स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेनों ने रेल यात्रा का अनुभव बेहतर कर दिया। मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर के बीच हाई स्पीड बुलेट ट्रेन पर तेजी से काम चल रहा है। रेलवे ने वर्ष 2023 के दौरान माल लदान, राजस्व संग्रह, पूंजीगत व्यय आवंटन, पटरियां बिछाने और अन्य बुनियादी ढांचे के कार्यों के मामले में कई रिकॉर्ड बनाए। इस वर्ष वंदे भारत ट्रेनों का प्रसार और अमृत भारत स्टेशनों की शुरुआत भी देखी गई, जिससे देश में रेल सेवाओं के एक नए मानक की शुरुआत हुई। देश भर में अमृत भारत योजना के तहत कई प्रमुख स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। हम जानते हैं कि 21वीं सदी पूरी तरह से टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। टेक्नोलॉजी अलग अलग क्षेत्रों में अपना दबदबा और बढ़ाने वाली है।
अगर अब ये कहा जाए कि बिना टेक्नोलॉजी के जीवन एक तरह से अधूरा है तो गलत नहीं होगा। टेक्नोलॉजी के जरिए न सिर्फ जीवन आसान बना है बल्कि ये भविष्य की राह भी दिखा रहा है। पिछले एक दशक के दौरान टेक्नोलॉजी में क्या बदलाव आए हैं, इससे जिंदगी में क्या बदलाव आया है, इससे आप वाकिफ हैं, लेकिन यकीन मानिए ये सिर्फ शुरुआत है। 21वीं सदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सदी है। भारत एक आधुनिक डिजिटल ढांचा तैयार कर रहा है और ये सुनिश्चित कर रहा है कि डिजिटल क्रांति का लाभ सभी तक पहुंचे। टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है, इससे अब सभी वाकिफ हैं। 21वीं सदी का बदलता हुआ भारत टेक्नोलॉजी की ताकत से लगातार नागरिकों को सशक्त कर रहा है। बीते वर्षों में सरकार के हर बजट में टेक्नोलॉजी की मदद से देशवासियों को ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। सरकार लगातार टेक्नोलॉजी के साथ ह्यूमन टच को प्राथमिकता दे रही है। जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट सरकार की प्राथमिकता में शुमार है। सरकार हर स्तर पर टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रही है, साथ ही क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही। टेक्नोलॉजी की मदद से प्रोडक्शन में बहुत फिनिश वे में प्रोडक्ट लाए जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी की मदद से देश में डिजी लॉकर की सुविधा सरकार लेकर आई। इस सुविधा के जरिए न सिर्फ आम आदमी को लाभ मिल रहा है, बल्कि इस सुविधा से कंपनियां और एमएसएमईज अपनी फाइलों को स्टोर कर सकते हैं। इसे विभिन्न रेगुलेटर्स और सरकारी विभागों के साथ साझा किया जा सकता है। कभी गरीबों तक उनके हक का पैसा सीधा नहीं पहुंचता था और ये देश के नीति निर्धारकों के लिए आजादी के बाद दशकों तक चुनौती बना रहा। लेकिन अब सरकार ने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के दम पर बड़ा बदलाव किया है। अब गरीबों को उनका हक मिल रहा है। सीधा उनके खाते में जनधन खाते, आधार और मोबाइल, इन तीनों के कारण करोड़ों गरीबों के खाते में सीधे पैसा भेजना संभव हुआ। डीबीटी या डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का भी फायदा सीधे लाभार्थियों को दिया गया है। असली भारत गांवों में बसता है और गांवों का विकास होगा तो देश का विकास होगा। इसी मंत्र को मन में रखकर सरकार देश में पंचायतों को मजबूत करने के लिए कई तरह के बदलाव कर रही है। डिजिटल क्रांति के इस युग में पंचायतों को स्मार्ट बनाया जा रहा है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत पंचायती राज संस्थानों को स्थानीय स्वशासन के रूप में अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट लागू कर रहा है। देश में भारत नेट परियोजना के तहत अब तक 2,10,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार किया जा चुका है। सरकार इंटरनेट के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए भारी पैसा खर्च कर रही है। 6.2 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया है। वहीं 1.98 पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया है। भारत में आज सबसे अधिक डेटा खपत और सबसे सस्ता इंटरनेट डेटा उपलब्ध है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।